ट्विटर के हालिया एक्शन के बाद ये कहा जा सकता है कि ये जॉब नहीं आसा एक आग का दरिया है। दरअसल एलन मस्क ने ट्विटर को खरीदने के बाद ट्विटर के कुल 7,500 स्टाफ से करीब आधे को निकाल दिया है। वहीं भारत में भी ट्विटर के 200 से ज़्यादा कर्मचारी थे, जिनमें से ज़्यादातर को निकाल दिया गया है। इंजीनियरिंग, सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन टीमों में छंटनी की गई। सिर्फ ट्विटर की ही बात यहाँ पर नहीं हो रही है, वो तो खैर ताज़ा उदाहरण है, लेकिन इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने ज़बरदस्त फायरिंग की है और अब ये मान लिया जाना चाहिए कि किसी को भी कभी भी पिंक स्लिप मिल सकती है, यानी कि नौकरी से निकाला जा सकता है। और ऐसे में आज हम बताएंगे कैसे पहले से ही पक्की प्लानिंग कर लेनी चाहिए, कैसे आगे की तैयारी होनी चाहिए और कैसे इस मुश्किल घड़ी से आसानी से आप गुजर सकते हैं। साथ ही नई नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो कैसे अपना पक्ष मजबूती से रखें, इन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन कुछ सवाल जो कि हम आज के इस शो के जरिए पूछने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि क्यों कंपनियां कर्मचारियों की छंटनी कर रही है? इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारियों को निकालने के पीछे आखिर क्या वजह है? चलिए इस मुद्दे के तमाम पहलुओं पर हम एक एक करके हमारे पैनलिस्टों से भी राय मांगेंगे, लेकिन आइए उससे पहले उनका तारुफ करा देते हैं। विनायक सप्रे, ऑथर, फाइनेंशियल कोच और पब्लिक स्पीकर हमारे साथ है। अमृता सिंह, करियर काउंसलर। कृतिका जुच्ची, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल हमारे साथ है। शांतनु रूज, फाउंडर, सीईओ, टीम लीज एडटेक भी हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। शांतनु, आपके पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि आप शायद इस सवाल का जवाब बेहतर दे सकें कि आखिर हो क्या रहा है। अक्रॉस सेक्टर्स हम देख रहे हैं छटनियां हो रही हैं, कहीं बहुत ज़्यादा तादाद पे हो रही हैं, कहीं पर कम तादाद में हो रही हैं, लेकिन हो रही हैं। लोगों को धड़ल्ले से जो है पिंक स्लिप दे दी जा रही है। क्यों हो रहा है ऐसे? अगर इसको दूसरे ढंग से देखा जाए तो ये जो एम्प्लॉयर्स का जो वर्ल्ड है, इसमें काफी चेंजेस हो रहे हैं। एम्प्लॉयर्स को खुद का भविष्य का पता नहीं है, बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन कहा जाए या डिजिटलाइजेशन की बात करें, इन सारे चीजों के चक्कर में ये जो एम्प्लॉयर्स का वर्ल्ड है, इसमें काफी इंस्टेबिलिटी आ चुकी है। एम्प्लॉयर्स को ये सोचने की जरूरत है पड़ रही है कि वो अपने बिजनेसेस को रिलेवेंट कैसे रखें आगे के समय, उन्हें वो अपने नए कंपटीशंस को कैसे किस तरह से फाइट आउट कर सके। इसके लिए उनको ऐसे एम्प्लॉयज की जरूरत है जो कि न कि प्रोडक्टिव हैं बट ऑल्सो रेजिलियंट हैं, जिन्हें मल्टीपल जॉब रोल्स में ढाला जा सके, जो कि आगे आते हुए चैलेंजेस को हैंडल कर सके और कंपनीज को ज्यादा कंपीटिटिव बना सके। इस तरह से सिंस उनके वर्ल्ड में काफी चेंजेस हो रही हैं, वो अपनी स्ट्रैटेजीज को भी फाइन ट्यून कर रही हैं। मुझे लगता है कि ये जो छटनियां हो रही हैं वो एक राइट साइजिंग का एक दौर है, जिसमें कंपनीज को जरूरत है कि वो ज्यादा कॉम्पिटिटिव बने, अपने कॉस्ट को कंट्रोल में रखें और कंपटीशन को सही ढंग से फाइट आउट कर सकें। की तरफ से तो आपने सही दलील यहाँ पर हमें समझा दी है कि वो अपनी कॉस्ट कटिंग करें, रिस्ट्रक्चरिंग करें और अपने भविष्य के बारे में सोचें। लेकिन यहाँ पर उस कंपनी से जुड़े जो सालों साल पुराने कर्मचारी हैं, उनके भविष्य का क्या? वो जिस तरह की कठिनाइयों को अब झेलेंगे छटनी होने के बाद, पिंक स्लिप मिलने के बाद, उसका क्या? इसको थोड़ा सा पहले हम साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से समझते हैं कि अगर आप किसी कंपनी से, अगर बहुत ज़्यादा पुराने कर्मचारी भी ना हो, मीडियम टर्म कर्मचारी हो, या मे बी जस्ट आपने ज्वाइन ही की हो, किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है साइकोलॉजिकली? कृतिका, मेरे ख्याल से आप ये पक्ष बेहतर रख पाएंगी। नौकरी जाना तीन पहलुओं में मैं समझना चाहती हूँ। एक ऐसे शख्स के लिए जो लंबे समय से एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ है, एक जो ठीक ठाक समय से, और एक जो बस वर्कफोर्स में जिसने एंट्री ही की है। तीनों पर मुझे समझाएं किस तरह का इम्पैक्ट होता है। देखिए, जब भी टर्मिनेशंस या पिंक स्लिप जिसे हम बोलते हैं, जब वो होते हैं तो हमारा वर्क, हमारा आइडेंटिटी कहलाता है, हमारा स्ट्रक्चर को, हमारे डे को स्ट्रक्चर करता है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं जब वो स्ट्रक्चर नहीं रहता है। कोई भी कंपनी जब अपने लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज को पे ऑफ करती है, ले ऑफ करती है, तो एम्प्लॉयज की एक आइडेंटिटी बन चुकी होती है उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ना सिर्फ आइडेंटिटी, एक सोशल सर्कल होता है, सोशल इंटरेक्शंस होते हैं वहां पर, लाइक मोस्ट ऑफ द डे
उस एम्प्लॉय का उसी जगह पर बीत रहा होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेस उन लोगों को आएँगी जो सबसे ज़्यादा उस ऑर्गेनाइज़ेशन में काम कर रहे हैं। उसके बाद जो लोग नए-नए उसमें जॉइन किए गए हैं, उनको एक अलग तरह की प्रॉब्लम आती है, जैसे कि उनका एक जो लोग नई जगह पर जो लोग पहली जॉब में किए जॉइन किए हैं एंड उनके उनको ले ऑफ कर दिया गया है, तो उसके बाद उनको बहुत हताशा महसूस होती है, जिसको हम हेल्पलेसनेस बोलते हैं। आगे की मोटिवेशन कम हो सकती है कि फ्यूचर में हमारे प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं। इसलिए उनको आगे के लिए लॉन्ग टर्म मोटिवेशन में कमी हो जाती है। लेकिन जो एम्प्लॉइज़ बहुत समय से काम कर रहे होते हैं, उनको अपने ऊपर एक भरोसा आ गया होता है कि हम किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से काम कर सकते हैं। लेकिन एक पीरियड टर्मिनेशन के बाद वो सबका होता है जहाँ पर वो लोग डिस्ट्रेस्ड फील करते हैं और एक हेल्प या सपोर्ट की नीड महसूस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृता, मुझे ये बताएं, जब आपकी जॉब चली जाती है, जब आपको निकाल दिया जाता है, ये अपने आप में लोग बहुत सारे लोगों के लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग भी होता है, और उसके बाद नए सिरे से एक स्ट्रगल को शुरू करना, नए सिरे से आप एक नौकरी ढूंढते हैं। अगर उसी सेक्टर में आप नौकरी ढूंढ रहे हो तो फिर बहुत लोगों को पता भी होता है कि आपको फायर कर दिया गया, आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। इसे फेस करना बहुत लोगों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। इनफैक्ट इनिशियल स्टेजेस में तो मेरे ख्याल से हर किसी के लिए बहुत मुश्किल होगा, बट हिम्मत करके अगला कदम बढ़ाना, एक बार फिर से नौकरियां ढूंढना, लोगों से जाके बातचीत करना, ये कैसे कोई कर सकता है? इसके लिए क्या कोई थंब रूल है? इसके लिए क्या कोई ढांचा है? कैसे इसके लिए कोई थंब रूल नहीं है। नौकरियां ऑफ कोर्स अभी पैंडेमिक के बाद हमने देखा है कि काफी ले ऑफ चल रही है कंपनियों में। बेसिकली कोई भी नौकरी में सबसे बड़ी बात ये है कि अपने स्किल को आप बढ़ाते रहिए, बिकॉज कोई भी चीज आजकल स्थायी नहीं होती, परमानेंट नहीं होता है। ये चीज अगर हम मान के चलते हैं तो अपने आप को अपग्रेड हम करते रहते हैं। अगर हमने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है तो और हमारे साथ ऐसा कुछ होता है जिसमें हमारी नौकरी चली गई है, उस समय को हम पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। और कैसे यूज कर सकते हैं? अपने स्किल को बढ़ाने में, अपने आप को और ज्यादा मार्केटेबल बनाने में, कुछ और स्किल सेट जो हम अपने काम के मशरूफियत की वजह से मतलब नहीं कर पाए हैं, वो हम कर सकते हैं, सो दैट हम कहीं भी अप्लाई करें तो लोग हमें खुशी खुशी रखने को तैयार हो जाएं हमारे स्किल सेट के कारण। सो एक तो ये है जो हम कर सकते हैं। दूसरा ये कि जब हम नौकरी में हैं तभी भी अपने आप को मार्केट में रेलेवेंट बनाना बहुत जरूरी है। और आजकल जब नई चीजें हर समय आ रही हैं तो अपने आप को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। और ये खासकर नए लोगों के लिए और नई पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। जो लोग अभी नई नौकरी में जुड़े हैं, ये समझना कि हमारी नौकरी लग गई तो अब हमने एक मुकाम हासिल कर लिया और हमें चुपचाप बैठ जाना चाहिए। दिस इज नॉट राइट। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन एक पक्ष मुझे लगता है ये भी है, ठीक है, हर किसी को अपस्किलिंग करनी चाहिए, नेटवर्किंग करनी चाहिए, अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए कि जिस नौकरी में आप हैं बस ज़िंदगी भर आपको उसी में ही काम करना है। लेकिन ऐसा भी तो है ना कि अगर आपको नौकरी से निकाला जा रहा है तो वो इस वजह से तो कई बार नहीं होता कि आप स्किल्ड नहीं है, कि आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। कंपनी को अपनी हेडकाउंट्स देखनी होती है, उसके हिसाब से वो निर्धारित करते हैं कि भैया ये बजट में बैठ रहा है, ये बजट में नहीं बैठ रहा है, इसको रखो, इसको निकालो, है ना। मैं आपके पास आऊंगी विनायक जी, क्योंकि जब ऐसा फाइनेंशियली आपके साथ हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए ना, आपकी एक इनकम आ रही थी हर महीना, अचानक से आपको बोल दिया गया चलिए बैग पैक कर लीजिए और चले जाइए, तो आपकी डिस्टर्ब हो गई ना, आपकी जो रेगुलर इनकम है ख़त्म ही हो गई एक तरह से। हमेशा हम कहते हैं कि इस तरह की अनसर्टेनिटीज़ के लिए लोगों को तैयारी करके रखनी चाहिए, प्रिपेयर्ड होना चाहिए, लेकिन हर कोई नहीं कर पाता, अधिकतर लोग नहीं कर पाते हैं। किस तरह का झटका फाइनेंशियली होता है जब आपकी नौकरी चली जाए ऐसे? तो जी, थैंक यू कविता, मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ जो जिंदगी का मूल मंत्र है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। क्योंकि ये चीजें, जो घटनाएं जब हो जाती हैं उसके बाद हम चर्चा जरूर कर सकते हैं, लेकिन उपाय
एक साधारण व्यक्ति जिसको नौकरी से निकाल दिया गया है उसके पास कोई उपाय नहीं होता। तो अगर हम ये तैयारी करके चलें, और मैं हमेशा जो मेरे जानने वाले लोग हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि अगर आप प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं, विशेष करके प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि ये आपके व्यापार की तरह है। सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल कैपिटल न लग के आपकी बौद्धिक पूंजी लगी हुई है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल लगी हुई है। और जैसा कि ये दोनों एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, आप नई स्किल्स नहीं डेवलप कर रहे हैं, तो उसके चांसेस हैं, और उसके बाद रैशनलाइजेशन की कोई भी ये सारी कंपनियां कारण दे दे, आपको उसको मान्य करना पड़ेगा। तो कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स में बड़ी सिंपल सी चीजें हैं जो मेरे जैसे कुछ लोगों ने जो हम बताते आ रहे हैं कि पहले दिन से शुरुआत करिए, लिक्विडिटी मेंटेन करिए, अपनी अगले आने वाले 6, 8, 10, 12 महीने के लिए जो लिक्विडिटी है उसको मेंटेन करके चलिए। नई जनरेशन्स में एक चीज है कि वो नीड और वांट का फर्क नहीं समझती है, और चूंकि चीजें हर कोई डेट पे एकदम जरा से हर चीज क्रेडिट पे अवेलेबल है, तो आप चाहे वो घर का की बात हो या कपड़ों की बात हो, लोग आजकल गुरेज नहीं करते हैं कर्ज पे लेने के लिए। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इन छोटी छोटी चीजों से इन जरूरी चीजों को ध्यान में रखिए और इन चीजों से बचने की कोशिश कीजिए कि हम बिला वजह ये इस तरीके के खर्चे ना करें। और दूसरी चीज जहां पे कि मुझे लगता है कि जो फाइनेंशियल कोच है, हमारे जैसे लोग जो हर जगह फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाने की बात करते हैं, वहां उनसे एक चूक हो गई है। हम लोग हर जगह बात करते हैं रिटायरमेंट प्लानिंग की, और वहां पे ये जो नई पीढ़ी है ना, जो आमतौर पे ये बेचारे 25 से 35 40 साल के बीच के लोग हैं, उनको लगता है रिटायरमेंट बहुत दूर है। अब अपने पिछली मुलाकात के दरमियान मैंने कहा था कि रिटायरमेंट ये मान के चलना चाहिए लोगों की कि शायद 45 से 50 नई रिटायरमेंट एज होगी। तो मैंने उसको एक नया टर्म दिया, मैंने कहा इसको फाइनेंशियल फ्रीडम मान के चलिए, और रिटायरमेंट प्लानिंग करने के बजाय फाइनेंशियल फ्रीडम पे फोकस कीजिए। पहले दिन से, जिस दिन से नौकरी लगती है उस दिन से उसके लिए प्रोविजन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमेशा एक बात याद रखिए, हर चीज के लिए लोन मिलता है लेकिन रिटायरमेंट के लिए कोई लोन नहीं मिलता। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आपको कोई लोन नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल लोगों को गांठ बांध के रखनी चाहिए। अगर अभी तक नहीं किया है तो आज से शुरू करें, लेकिन शुरू करें कि फाइनेंशियल फ्रीडम पे फोकस करें। इस पर कैसे काम करना है, इसका नुस्खा हम आगे चलकर शो में समझेंगे आपसे। लेकिन शांतनु, अब मुझे ये समझना है कि जो ले ऑफ हो रहे हैं वो किस कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए हो रहे हैं? क्या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों को पिंक स्लिप दे दी जा रही है? कितने अनुभवी लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है? कितने तरह किस किस पैकेज की रेंज की हम बात कर रहे हैं जिनको नौकरी से निकाला जा रहा है? अगर आप एक अप्रॉक्सीमेट फिगर बता सकें। कविता, अगर इसको इस प्रॉब्लम को दो तरह से देखें, एक तो आज हम छटनियों की बात कर रहे हैं जिसमें एम्प्लॉयर्स लोगों को जाने के लिए कह रहे हैं, पर कुछ दिन पहले हम ग्रेट रेजिग्नेशन की बात कर रहे थे जिसमें एम्प्लॉयज छोड़ छोड़ के जा रहे थे। हमें ये तो पक्का हो रहा है कि ये जो अनसर्टेनिटी का वर्ल्ड है, ये जीवन का एक नया तरीका बन चुका है, जिसमें कि कोई भी आदमी अपने एम्प्लॉयमेंट को एक लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट की तरह ना ले। ये एक ओला उबर टैक्सी कैब रिलेशनशिप की तरह है। कई सारे एम्प्लॉयज के साथ आदमी काम करेगा, थोड़े दिनों के तक काम करेगा, इंटीमेटली काम करेगा, लेकिन ये फाइनाइट टाइम की तरह काम करेगा। अभी की जो हम छटनी की बात देख रहे हैं वो ज्यादातर एंट्री लेवल एम्प्लॉयज पे ज्यादा हो रही है, जिसे कंपनीज काफी हद तक रिलीव करने के अफोर्ड कर सकती है, ऐसा उन्हें लगता है। बट हमें ये लगता है कि ये जो सिस्टम चला आ रहा है, ये जो सिस्टम नया चालू हो गया है, जिसमें कंपनीज अपने आप को राइट साइज कर रही है, वो उन एम्प्लॉयज को रखेगी जिनकी उन्हें जरूरत है, जो उन्हें कॉम्पिटिटिव बना सकती है, जो उन्हें प्रोडक्टिव बना सकती है, जो उन्हें कंपटीशन से लड़ने का एक नया तरीका सिखा सकती है, चाहे वो यंग एम्प्लॉय हो, चाहे वो सीनियर एम्प्लॉय हो। मेरे ख्याल से ये जो हमारे बाकी पैनलिस्ट ने कहा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कंटिन्यूअस अपस्किलिंग एंड लर्निंग न्यू स्किल सेट्स, आज एम्प्लॉयर्स उस तरह के एम्प्लॉयज को ढूंढ रही है जिन्हें कि अलग अलग जॉब रोल्स में ढाला जा सके, जो कि सिर्फ एक सिस्टम का स्पेशलिस्ट ना हो, लेकिन उनमें ऐसी कोई स्किल सेट्स हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, जिसके जरिए उन्हें अलग अलग जॉब रोल्स में ढाला जा सके।
फिलहाल तो ज्यादातर छटनियां एंट्री लेवल जॉब्स पे हो रही हैं, बट हमें लगता है कि ये अक्रॉस द बोर्ड होने वाली है। तो शांतनु, ये जो राइट साइज की आप बात कर रहे हैं, तो उसके बाद जो हायरिंग हो रही है, जो आपने कहा जो ज़्यादा काम आने वाले कर्मचारी हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर सके, अपना हुनर दिखा सके, उनको लाने की कोशिश की जा रही है फ्रेश टैलेंट के तहत। इनको क्या मुंह मांगे पैसे दिए जा रहे हैं? जो जिनकी छटनी की है, क्या उनसे ज़्यादा पैसों पर इनको हायर किया जा रहा है? यस कविता, तो उनको उतने पैसे दिए जा रहे हैं जितना वो डिजर्व करते हैं। एम्प्लॉयर्स जो हैं वो देख रही हैं कि ये जो एम्प्लॉय नया आ रहा है वो कितना वैल्यू ऐड कर रहा है। वो एम्प्लॉयज को एक पार्टनर की तरह देख रही है, और डिपेंडिंग ऑन कि आप किस तरह का वैल्यू लेकर आ रहे हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर नंबर ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, आई थिंक बेस्ड ऑन किस तरह का वैल्यू आप कंपनी में ऐड करेंगे, उनके सैलरीज उस तरह से डिटरमाइन हो रही है। सैलरीज की प्रॉब्लम नहीं है, कंपनीज के देने की कैपेबिलिटी पर प्रॉब्लम नहीं है, एम्प्लॉयज के स्किल सेट के रेलेवेंस और उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी मल्टीलैटरल होने पर आज प्रश्न उठ रहा है। अमृता, कितना आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रिसेशन का साया जो है मंडरा रहा है ऑलमोस्ट यूरोप पर, और जिस तरह का ग्लोबल मेस हो रखा है, अगर हम यूएस की बात करें, यूके की बात करें, तो कंपनियां पहले ही एहतियात मोड पर आ चुकी हैं। क्या ये सही है कि आने वाले समय में क्योंकि हम स्लो डाउन देखेंगे, इसलिए वो अभी से ही कदम उठा रही हैं? क्या ऐसा भी है? क्या ये भी एक वजह हो सकती है छटनियों की? हमें ऐसा नहीं। अमृता, ये कंपनी अपनी अपनी पॉलिसी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाती हैं, लेकिन जो बेसिकली छटनी या फिर जो पिंक स्लिप का वो है प्रोसेस है, उसका बैकग्राउंड तो उनकी रिक्वायरमेंट पे ही बेस्ड है। नॉट दैट वो प्री एज्यूम कर रही हैं कि बिकॉज ऐसा कुछ रिसेशन आएगा सो वी विल नीड लेस स्टाफ। तो अगर लेस स्टाफ चाहिए तो उनकी भी criteria to select the staff that is required will be the skill sets, and again will be the capability of the person who can serve the company and who can sustain the recession period also, to take the company with that same motivation and with the same kind of letting the company rise in that time of crisis also. So maybe this is a move to kind of safeguard their own progress, I would say. कृतिका, अब जब आप नौकरी मांगने जाते हैं, ठीक है, अगर जो ले ऑफ होने के बाद आपकी अच्छी नेटवर्किंग स्किल्स रही, अच्छी जान पहचान रही, तो शायद आपको नौकरी मिल भी जाए, लेकिन अधिकतर लोगों के साथ कृतिका ऐसा हो नहीं पाता, ठीक है। अब आप जब नौकरी के लिए जा रहे हैं, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो अपने कॉन्फिडेंस में ऐसा क्या दिखाएं, ऐसा क्या छलके आपके अंदर से कि सामने वाला इस बात को नज़रअंदाज कर दे कि आपको पिछली जॉब से निकाला गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो फैक्टर है ना, ये हावी करेगा। तो क्या ट्रेनिंग लेनी चाहिए, किस तरह से अपने आप को तैयार करना चाहिए? के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपने बोला कॉन्फिडेंस। हर कोई हमेशा कॉन्फिडेंस नहीं होता है, लेकिन अक्सर बहुत सारे लोग लेकिन अपीयर कॉन्फिडेंट। अपीयरिंग कॉन्फिडेंट इज डिफरेंट दैन कि हम एक्चुअली कॉन्फिडेंट है। जैसे कि हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारा बोलने का स्टाइल, हमारा पिच, हमारा टोन, हम किस तरह के वर्ड्स यूज कर रहे हैं, अपने सेंटेंस को कैसे बोल रहे हैं, वो सब बहुत मायने रखता है। सामने वाला हमें कैसे परसीव कर रहा है कि हम कितने कॉन्फिडेंट हैं। उसके बाद दूसरी चीज जो देखी गई है कॉन्फिडेंस जो झलकाती है, वो है ट्रूथफुलनेस। अक्सर ये बोला गया है कि इंटरव्यूज में या फिर कहीं भी अगर आप जॉब लेने जा रहे हैं तो झूठ ना बोले या फिर एकदम सच बोले, एंड उन चीजों को बोले जो कि आपका स्ट्रेंथ दिखाते हैं, जो आपका प्रोफाइल थोड़ा एलिवेट करते हो, ताकि जो सुन रहा है उसको आपकी स्ट्रेंथ्स के बारे में पता चले। एंड अगर उनको मालूम है और उनको पता चल जाता है कि पहली जॉब से टर्मिनेट किया गया है या फायर किया गया है, तो अगर ये वीकनेस के तौर पर अगर वो देखते हैं या आपको लगता है, तो आप इसके बारे में ये बता सकते हैं कि आप उन चीजों पर कैसे काम कर सकते हैं जो कि पहली जॉब
में आपकी तरफ से लैगिंग थे। तो अपना माइंडसेट पूरी तरीके से क्लियर करके जाना, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करके जाना कि किन चीजों पर हमको बात करनी है, क्योंकि इंटरव्यू लीड कर सकते हैं, किन चीजों को बोलना है, किन चीजों को नहीं बोलना है और किस तरह से बोलना है, और अपने बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को अपने आप का कॉन्फिडेंस दर्शाने के लिए। इसके अलावा कॉन्फिडेंस हमारे जो बात हम बोलते हैं और अपने आप को जैसे हम दिखलाते हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर हम सेल्फ को ब्लेम कर रहे हैं पहले से पिछली जॉब के टर्मिनेशन के बाद, तो वो ऑब्वियसली हमारे पर्सनालिटी में झलकता है। तो किसी भी नई जॉब में इंटरव्यू देने के लिए या फिर नया करियर शुरू करने के लिए हमको पहले से थोड़ा अपने ऊपर काम करना थोड़ा जरूरी है, कि हम खुद से थोड़ा सा निश्चिंत हो, थोड़ा सेटिस्फाइड हो और हमारा मेंटल हेल्थ और हमारा फिजिकल हेल्थ दोनों अप टू डेट रहे, ताकि हम दूसरे जॉब में अच्छे से काम कर पाए और अच्छे से उसमें डिवोट कर पाए दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में। चलिए, यहाँ पर एक चीज़ जो शांतनु ने हाईलाइट की विनायक जी, वो ये रही है कि जिन्होंने अभी अभी जो नौकरी में आए हैं उनको ज़्यादा निकाला जा रहा है। तो एक तो आप करियर वर्कफोर्स में आते हैं और उसके बाद अगर ऐसा झटका जहाँ पर आपको नौकरी से निकाल दिया गया है, कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख है और साथ ही एक बहुत बड़ा मौका भी है। ठीक है, फाइनेंशियली ये कितना बड़ा मौका है अपने आप को डाइवर्सिफाई करने का, स्किल्स वाइज कितना बड़ा मौका है ज़्यादा चीज़ें सीखने का और समझने का? मेरे ख्याल से एक चीज तो है कि ये जो समय आपके पास आता है, दुर्भाग्य से ही सही, क्योंकि नौकरी जाना कोई आमतौर पे कोई भी व्यक्ति इसको अच्छे से परसीव नहीं करता है, इसको अच्छा नहीं मानता है। लेकिन इस समय का अगर सदुपयोग अच्छे से किया जाए नए स्किल सीखने के लिए, आज की डेट में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं ऑनलाइन जहाँ पे कि आप अपने स्किल डेवलप कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि भविष्य के लिए फिर भी तैयार होइए। जैसा मैंने कहा कि आपको लिक्विडिटी मेंटेन करने की जरूरत है, हर महीने कुछ न कुछ निवेश करते रहिए। अब फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए तैयार होइए, रिटायरमेंट के लिए तैयार नहीं होइए। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि रिटायरमेंट तो आप नौकरी गई और उसके बाद आप काहे का रिटायरमेंट करेंगे। आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए। और जो पिछली बार मैं एक बात कहना भूल गया कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में ना पड़िए। पिछले 2 साल में बहुत से लोग, 2 साल पहले भी जब पैंडेमिक के दौरान लोगों की नौकरियां गई, कई लोगों ने वो पैसे शेयर मार्केट में अंधाधुंध डाले और पहले साल तो चैंपियन बन गए, क्योंकि जहां पैसा लगाया वो शेयर बढ़ गया। उसके बाद अगला साल बहुत कठिन गया है उन लोगों के लिए। तो वैसी गलती दोबारा मत करिए। निवेश डिसिप्लिन्ड वे में करिए। बेहतर होगा अगर एक अच्छा सलाहकार चुनिए, क्योंकि सलाहकार बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपकी जिंदगी में। निवेश सलाहकार, तो उसकी राय लीजिए और उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन निवेश करते रहिए। आपको आश्चर्य होगा ये जान के कि अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपए हर महीने निवेश करता है और हर साल उसमें 1,000 रुपए बढ़ाता चले, हर साल, तो करीब 20 साल बाद उसके पास करीब करीब 1.6 करोड़ के आसपास उसके पैसे बन जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी धनराशि है। और 10,000 रुपए साइड में करना और उसका निवेश करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमेशा लेकिन ये ध्यान में रखें कि पैसा जल्दी बनाना है या ज्यादा। अगर ज्यादा बनाना है तो डिसिप्लिन वे में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और नौकरी आपके हो सकता है कि कोई एक गैप आ जाए 8-10 महीने का, 12 महीने का, उतनी लिक्विडिटी जरूर मेंटेन करके रखिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग उसको बहुत नजरअंदाज करते हैं। अमृता, ये बताएं कि अब अगर आपकी नौकरी चली गई है तो अगली नौकरी क्या उसी सेक्टर में ढूंढनी चाहिए या अपने आप को अपस्किल कर कर आप एक तरह से ओपन हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज और आपको वो एक्सप्लोर करना चाहिए? जब हम रेज्यूमे देखते हैं किसी भी नौकरी में, अगर किसी एरिया में आपकी कंसिस्टेंसी है तो ऑब्वियसली आपको उस एरिया का एक्सपर्ट माना जा सकता है बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस इन दैट फील्ड। बट आफ्टर यू हैव लॉस्ट योर जॉब, थोड़ी सी एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस करनी जरूरी है, वेयर यू वेंट
एंड व्हाट कुड हैव बीन डन बेटर। तो इस तरह से एनालिसिस करने के बाद अपनी अपस्किलिंग करके और फिर से अप्लाई करना चाहिए। एरिया भरसक सेम रहे तो बेटर रहता है, बिकॉज आपको सक्सेस के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगर एरिया डिफरेंट चुनते हैं तो फिर उसकी पूरी अच्छी स्टडी करके जाना चाहिए, बिकॉज सेकेंड टाइम फेलियर इज डिफिकल्ट टू हैंडल, तो मुश्किल होती है लोगों को ये करना। चलिए, तो कुल मिलाकर हमने ये कोशिश की है कि अगर आपकी नौकरी चली गई है तो कैसे अब आपको अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अपने आप को मजबूती से कैसे आगे प्रेजेंट करना है। लेकिन अगर ऐसा आपके साथ होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तब भी सलाह यही है कि आप इत्मीनान से ना बैठें। अपने आप आपके अंदर जो इच्छा है आगे और बढ़ने की, उसे टटोले, जाने कि आप क्या कुछ सीख सकते हैं, आपके अंदर क्या क्या हुनर है, आपकी दिलचस्पियाँ क्या क्या हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की ओर, दूसरे सेक्टर की ओर या किसी और नए आयाम तक पहुंचने की कोशिश ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।